दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं रसायन विज्ञान की यह क्लास जो पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को देखते हैं या उनका सल्यूशन या सॉल्व करते हैं। तो रेलवे की इस घटना चक्र बुक का सल्यूशन हम 30 या 40 प्रश्नों पर डेली बेस पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ, और यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से, और आज के प्रश्न है ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 वस्तुनिष्ठ प्रारूप, यानी कि एमसीक्यू के माध्यम से। पहला प्रश्न दिया गया है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। बी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। सी, एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। डी, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। तो यह प्रश्न दिया गया है, और इसके चारों ऑप्शनों में से इसका यदि सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए। इसके पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और कलर भी चेंज कर लेंगे। हाँ, तो ये ए वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। हम सभी प्रश्नों पर उनके व्याख्या के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार, यदि किसी प्रश्न में ज़रूरत पड़ रही कि हमको व्याख्या देखने की आवश्यकता है और इम्पोर्टेंट है तो हम ज़रूर देखेंगे। दिया है, डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं और उस तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं। परमाणु शब्द का प्रयोग जॉन डाल्टन ने किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है डैश है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 40, बी 20, सी 23, डी 30। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? ए 2 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 3 प्रकार, डी केवल 1 प्रकार। तो विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2 प्रकार। देखते हैं इसकी कौन कौन सी व्याख्या में कि इसमें कौन कौन से 2 प्रकार होंगे। एक, विखंडन अर्थात नाभिकीय विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नंबर 2, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नियंत्रित में क्या होगा? जिसको हम पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लें, और अनियंत्रित में वह श्रृंखला जिसको हम नियंत्रित ना कर पाएँ उसे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। ए संयोजक इलेक्ट्रॉन, बी संयोजक परमाणु, सी संयोजक प्रोटॉन, डी संयोजक क्रमांक। तो बाह्यतम कोश वाले उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है, इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए संयोजक इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, किसी तत्व के परमाणु में के बाह्यतम कोश यानी कि आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का संयोजन इलेक्ट्रॉन
कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं से संयोग हेतु इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान की क्रिया अथवा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में भाग लेते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता डैश है। ए 10, बी 2, सी 7, डी 8। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी 7। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 होगी। यहाँ देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। ऑक्सीजन के संबंध में हैलोजन समूह की अधिकतम संयोजकता 7 है, जैसे Cl2O7, Br2O5, I2O। अतः हैलोजन समूह के तत्व क्लोरीन की ऑक्सीजन के संबंध में अधिकतम संयोजकता 7 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है कहलाता है। ए स्थिर वैद्युत बल, बी टाइडल बल, सी नाभिकीय बल, डी गुरुत्वीय बल। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी नाभिकीय बल। वह बल जो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित होता है कहलाता है नाभिकीय बल। देखते हैं इसकी व्याख्या को। न्यूट्रॉन जो कि एक उदासीन कण है, धनावेशित कण के प्रोटॉन के साथ परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये कण दूसरे से नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच सदैव कार्यशील रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं। ए 25, बी 255, सी 0.255, डी 0.025। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें यहाँ कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी 0.255 मोल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक केटायन है। ए कार्बोनेट, बी हाइड्रोक्साइड, सी नाइट्रेट, डी अमोनियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर निकाला जाए तो हो जाएगा हमारा डी अमोनियम। अगला प्रश्न या इसकी व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले हम आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन या धनायन और एनायन या ऋणायन। कैटायन परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के त्यागने से बनते हैं। अमोनियम यानी कि NH4+ एक धनायन है। सभी धातु तत्वों के आयन धनायन होते हैं। केवल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ और अमोनियम आयन NH4+ अधातुओं से बने धनायन कैटायन होते हैं। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 8, बी 7, सी 9, डी 10। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 10 अणु उपस्थित होते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसके व्याख्या को। धावन सोडा यानी कि NO2 CO3 10H2O क्रिस्टली जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट है, अर्थात धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसमें कोई क्रिस्टल जल नहीं होता है अजल सोडियम कार्बोनेट कहलाता है।
इसे सामान्यतया सोडा क्षार कहा जाता है। यहाँ पर दिया है Na2CO3 यानी कि सोडा क्षार प्लस 10H2O यानी कि जल। अब क्रिया करके क्या बन रहा है, धावन सोडा है, Na2CO3 इंटू 10H2O। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। A 6, B 3, C 5, D 4। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा C 5। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी। कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड लवण सूत्र का CuSO4 इंटू 5H2O है, अर्थात कॉपर सल्फेट में जल के 5 अणु पाए जाते हैं। किसी लवण से संयुक्त जल को क्रिस्टलन जल यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 ग्राम ऑक्सीजन में डैश मोल होते हैं। A 0.5, B 3.75, C 0.375, D 0.4। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा C 12 ग्राम ऑक्सीजन में 0.375 मोल होते हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। A प्रोटॉन, B इलेक्ट्रॉन, C पॉजिट्रॉन, D न्यूट्रॉन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो सही उत्तर निकल कर आ जाएगा हमारा B इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, या इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। दिया है, परमाणु सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन कण होता है क्योंकि इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन तथा ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन परमाणु नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। धातुओं में बाह्य कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आकर स्वतंत्र रूप से धातु की सतह पर सदैव विद्यमान रहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। A 10, B 7, C 5, D 12। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा A 10। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। A 0.5 ग्राम, B 2 ग्राम, C 6 ग्राम, D 0.6 ग्राम। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा D 0.6 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। A 105, B 106, C 114, D 115। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 106। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A अभिकारकों को मुक्त करते हैं, B अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, C अभिक्रियाओं को मंद कर देते हैं, D अभिक्रियाओं को निष्क्रिय कर देते हैं।
तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर की बात करें तो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं और अभिक्रियाओं को मंद कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा बी एंड सी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्या यहाँ पर दी गई है इसकी, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और स्वयं भार एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ये अभिक्रिया की गति को तीव्र एवं मंद दोनों करने का कार्य करते हैं। अतः इस प्रश्न के दो उत्तर विकल्प बी और सी दोनों सही होंगे। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। ए 0.163 ग्राम, बी 168 ग्राम, सी 1.68 ग्राम, डी 16.8 ग्राम। तो नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी 16.8 ग्राम। अगला प्रश्न, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। ए 46 म्यू, बी 44 म्यू, सी 40 म्यू, डी 45 म्यू। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 44 म्यू। व्याख्या दी गई इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में एक कार्बन परमाणु के साथ दो ऑक्सीजन परमाणु संलग्न हैं, यानी कि कार्बन एक कार्बन हो जाएगा, यह एक कार्बन है और ऑक्सीजन के कितने दो परमाणु लटके हुए हैं, यानी कि CO एक O और दो, इस प्रकार लिखा है CO2, O दो हैं, O यानी कि ऑक्सीजन। अतः CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 12 + 32 = 40 म्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से देखना है हमको कि कौन सा सही नहीं है। ए पदार्थ कणों से बना होता है, बी पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, सी पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, डी पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी वाला हमारा सही नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए पैलेडियम, बी कार्बन, सी मैग्नीज, डी निकेल। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी निकेल। अगला प्रश्न दिया गया है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान डैश है, जहाँ पर H = 1 है, S = 32 है, O = 16 है। A = 98, B 50 U, C 96 U, D 97 U। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा A 98 U। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। ए द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, बी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, सी आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, डी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन।
देखेंगे इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि किसी पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर डैश ए भूरे नीले चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है, बी काला आस्तरण या कोटिंग होता है, सी हरा आस्तरण या कोटिंग होता है, डी लाल भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। चारों ऑप्शनों में से आप सभी लोगों को यह पता होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। लोहे में जंग कैसे लगती है, तो लाल और भूरे चूर्ण का आस्तरण या कोटिंग होता है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। यह लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चूर्ण की परत बन जाती है। यह परत लोहे की सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बनने के कारण जमती है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया नम वायु यानी कि जल वाष्प युक्त वायु की उपस्थिति में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल तो यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, लेकिन हम आपको इसका सही उत्तर बताते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा चारों ऑप्शनों में से सी 10.11%। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु त्रिज्या को डैश में मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को 4 ऑप्शनों में से किस में मापा जाएगा। ए नैनोमीटर, बी मिलीमीटर, सी माइक्रोमीटर, डी सेंटीमीटर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु त्रिज्या को। तो इसमें इस प्रश्न में कुछ डाउट है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा। देखेंगे यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को। परमाणु त्रिज्या के मापन हेतु एंगस्ट्रॉम मात्रक का प्रयोग किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर यानी कि नोट। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसका चारों ऑप्शनों में से कोई भी सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए अपचयन अपक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। बी अपचयन अपक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सी अपचयन अपक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। डी अपचयन अपक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉनों की क्षति होती है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखिए हमारा बी हो जाएगा। अपचयन अपक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है। ए बी जेड, सी में एन, डी में एम। चारों ऑप्शनों के अनुसार देखा जाए तो AZNM कौन सा चिन्ह हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन में ए ही इसका द्रव्यमान संख्या का चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 के अणुओं की संख्या डैश होती है। चारों ऑप्शनों में से किसकी संख्या या इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शनों में से ए वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6.02 इंटू 10⁻23।
अगला प्रश्न, हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात करें। ए 12, बी 14, सी 13, डी 15। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 13। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। बी वे 10 से 10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं। सी 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। डी एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि परमाणु के बारे में कौन सा सही नहीं है तो हो जाएगा सी 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। यह सही नहीं है, बाकी यह तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। ए मैग्नीशियम, बी क्लोरीन, सी फास्फोरस, डी सल्फर। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है। और आज हम कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हैं, 5 से 10 यानी कि 40 प्रश्नों की आज क्लास हम करेंगे। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को। तत्व x चतुर्थ योजक और तत्व y द्विसंयोजक है। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक डैश होगा। ए XY2, B Y2Y, C XY, D XY4। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए XY2। अगला प्रश्न, दिया CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। ए 5.6 U, बी 56 U, सी 56 G, डी 5.6 ग्राम। जी का मतलब ग्राम। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 56 U यूनिट। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो सभी को पता था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जल्दी जल्दी हम इन प्रश्नों को देखते हैं। किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। तो किसकी उपस्थिति विद्युत का सुचालक बनाती है तो हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति विद्युत का सुचालक बनाती है किसी भी पदार्थ को। अगला प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा बी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न, नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले समस्थानिक कौन से हैं। कौन कौन से हैं। चारों ऑप्शनों में से हम सीधे आपको सही उत्तर इसका बताएंगे। ए यूरेनियम और प्लूटोनियम नाभिकीय हथियारों में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न, स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणामस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हैं। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः डैश है। कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें हो जाएगा हमारा डी 1 और 3।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी और 5 से 7 प्रश्नों में हमने डायरेक्ट सीधे उसका आंसर बता दिया है, क्योंकि आज कुछ जल्दी है और कुछ 10 प्रश्न ज़्यादा हो गए थे ताकि क्लास का टाइम ओवर ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।